क्या केरला के अंदर कांग्रेस और सीपीएम के बीच कोई अलायंस हो सकता है? So, but how can something so crucial? But what is the final draft? That is important. Where is Charanjit Singh Channi? True. Nobody knows. He is in Canada or whatever he is doing. नीतीश कुमार कहते हैं मैं भी दावेदार नहीं हूँ. ममता बनर्जी कहते हैं मैं भी दावेदार नहीं हूँ. तो आप कह रहे हैं जहाँ भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं. जब नीतीश जी के साथ थे, अलायंस चले इसके लिए ईमानदारी से मैंने काम किया. और जिस दिन अलायंस ब्रेक किया, 24 घंटा भी नहीं लगा. और जिस ईमानदारी से उन पर अटैक किया और कर रहे हैं. Now, as you know, it's Hindustan Times' main podcast on politics, and what we are going to focus on in the second season is the run-up to the 2024 elections when Narendra Modi is going to seek a third term. Now, as we know, it is a crucial election where you've also got a very powerful opposition alliance, that's the India Alliance, and to talk about what are the factors that are going to impact this election? I have a key lawmaker with me, Bharatiya Janata Party's MP from Bihar, Sushil Kumar Modi. Now, Sushil Kumar Modi is not just the former Deputy Chief Minister of Bihar, he is also the Standing Committee Chairperson on Law. Now, that's looking at crucial issues like the Uniform Civil Code, which I'm told is obviously going to impact the 2024 elections as well. So, Sushil Kumar ji, thank you so much कि आप हिंदुस्तान टाइम्स में आए और हमसे बातचीत कर रहे हैं. सर, मैं सबसे पहले आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि हम आपके राज्य में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और इसके बारे में ऑपोजिशन इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं 24 के बारे में. वो है कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे जो वो कह रहे हैं उसको. तो अभी वहाँ पे सारा काम हो चुका है, अब बस उसके क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, उसमें क्या निकला वो बताने वाले हैं. तो आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के पक्ष में बिहार की विधानसभा में और इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल this resolution was passed twice and it was a unanimous decision of all the political parties, and BJP was a part of that decision. So number one, whatever decision has been taken regarding caste census, BJP is a part and parcel of that decision. और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते जिस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया उसमें बीजेपी के 14 मिनिस्टर्स थे. अगर बीजेपी कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं होती तो बिहार मंत्री परिषद जो ये निर्णय नहीं ले सकता था. इसके अतिरिक्त जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया दिल्ली में मिलने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो वन ऑफ द की मिनिस्टर ऑफ बीजेपी वाज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन. मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आरजेडी जेडीयू वो उनको ये लगता था कि बीजेपी विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी ने विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया. वो चाहती थी कि बीजेपी को एंटी बैकवर्ड हैं ये हम ब्रांड कर सकें, और इसलिए अब हाईकोर्ट में किसने पीआईएल फाइल किया, नोबडी, वी डोंट नो हु आर द पर्सन्स हु फाइल्ड पीआईएल, बट दे विल इशू स्टेटमेंट दैट behind those people it is BJP and BJP does not want caste survey. So this is not true. And only 2 days back when Mr. Tushar Mehta or the Government of India filed their affidavit, at that time also in Bihar JDU, RJD, they make an hue and cry why they have filed an amended affidavit in the Supreme Court. तो इसलिए मैं एक बात ये स्पष्ट कर रहा हूँ ऑडियंस को कि बीजेपी का ये पक्ष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सेंसस नहीं करा सकती है. इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू हैव अ कास्ट सेंसस बाय द यूनियन गवर्नमेंट. लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अगर करना चाहती है तो दे आर फ्री टू डू. कर्नाटका में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, बीजेपी ने समर्थन किया था. सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है. आप कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती, इसलिए लेकिन 2011 में हुआ था. नहीं, दैट वाज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसमें सेंसस का पार्ट एक क्वेश्चन था कि आपका कास्ट क्या है. लेकिन वो आज तक डेटा रिलीज नहीं हुआ. उसका कारण ये है कि मोर देन 30 lakhs वर कास्ट वर इनोमरेटेड. यानी देश में इतनी जातियां हैं, टाइटल हैं, गोत्र हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो इतना मुश्किल काम है कि 30 लाख से ज़्यादा जातियों की लिस्ट उसके अंदर इनोमरेट हुई जो है.
और 1951 में ही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक निर्णय लिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल SC ST का ही कास्ट सेंसस करेगी, OBC का कास्ट सेंसस नहीं करेगी। वो आज तक चला आ रहा है। तीसरे 2011 में जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ वो पूरी तरह से फेल कर गया, इसलिए आज तक वो डेटा रिलीज कोई भी सरकार नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने ये स्पष्ट किया कि कास्ट सेंसस जो क्योंकि है बहुत बड़ा है आपका कहना। नहीं, इतना बड़ा देश है, इतनी भी जातियां हैं, तो फिर आप किसी मतलब गांव में छोटे लेवल पे कर सकते हैं, यानी स्टेट लेवल पर तो बिहार वाला यू आर सेइंग दैट वी आर टोटली यस, लेकिन बट इट इज फॉर द स्टेट्स टू डिसाइड। हाँ, but it is not that BJP rule every state will have a caste census, it is Right. for the state government to decide. no, but sir, the confusion you're saying we are completely for it, and it is because of the BJP's point of view that they are having. Also, BJP supported it in Bihar. But sir, the confusion about BJP and the kind of you can see them dithering कि वो कभी हाँ कभी ना, ये कि वो सुबह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिल्कुल आपका विपरीत, मतलब एकदम ऑपोजिट वो लोग उन्होंने कहा। फिर उन्होंने शाम को उसी एफिडेविट को चेंज कर दिया और कहा, और वो वाला जो भाग था उसमें वो सेक्शन था वो उसको हटा दिया। तो डजंट इट शो द No, it रियल? does not show the dithering. It was inadvertently crept in the draft. So, So, but it is, how it can is, something so no, crucial? but what is the final draft? That is important. It's quiet. on this. Ultimately, it all depends. What is the final draft? The final stand the government of India has taken. So, census can be conducted only by the union government according to the constitution, according to the Census Act 1948. That census can also be can only be conducted by the union government. Doesn't it also in some ways show the opposition to this caste survey? No, it does not show because No? Nitish Kumar also says that this is not census, He calls it survey. it is survey. Ji. And earlier also in the state of Telangana, they had conducted 2014 or 16, I don't remember the exact year, they conducted this caste survey. And देखिए जब भी कास्ट सर्वे होता है तो केवल कास्ट नहीं होता है, इन बिहार ऑन 17 पैरामीटर्स, सोशियो इकोनॉमिक, यू आर हैविंग टीवी और नॉट, काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, तो इस सारे ताकि एक कम्युनिटी के भीतर लिटरेसी की क्या स्थिति है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये पूरी जानकारी मिल सके और प्लानिंग करने में सुविधा हो सकती है। तो यही इसका मोटो रहा, इसलिए बीजेपी इज इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस, बट इट इज़ फॉर द स्टेट्स टू डिसाइड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग है क्योंकि हम लोगों ने कई बार ये ऐसे कुछ नेता देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतम मुंडे सर, जो कि बीजेपी की सांसद है महाराष्ट्र से, वो भी ओबीसी नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं, उनको भी कोई रिस्पांस तब हम सेंटर से कुछ सुन नहीं रहे थे। तो सेंटर में जैसे आप क्लियरली बोल रहे हैं कि वी सपोर्ट इट, बट एट द स्टेट लेवल दैट काइंड ऑफ अ क्लियर स्टैंड शायद सुनने को नहीं मिल रहा है। व्हाई इज दैट? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। जैसे प्रीतम मुंडे को भी किसी ने कुछ नहीं, देखिए जैसा कांग्रेस ने अभी जाकर पहली बार कहा कि कास्ट सर्वे होना चाहिए जी, लेकिन कांग्रेस रूल स्टेट जो हैं उसमें हिमाचल में कहाँ हुआ, राजस्थान में 5 साल हो गया सरकार को, आज अभी तक शायद खरगे जी ने खड़गे जी ने अनाउंस किया, लेकिन सिद्धारमैया ने 2015 में जब चीफ मिनिस्टर थे कास्ट सर्वे कराया, आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। और राजस्थान में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं कास्ट सर्वे कराया? या आज हिमाचल में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में 5 साल हो गया, क्यों नहीं कराया उन्होंने? इसलिए देखिए ये डिपेंड करता है स्टेट्स पर, नंबर 1। नंबर 2, SC ST का तो कास्ट सर्वे हो रहा है 1951 से, उसके बाद भी जो प्लानिंग होती है वो कहाँ होता है कि दलित में भी रविदास अलग हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी है उसके अनुसार प्लानिंग जो है वो कहाँ हो पाती है। तो आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर अलग अलग कास्ट की क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी हम प्लानिंग कर पाएँ, लेकिन कितना कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे? और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, वो जो 89 का जो दौर था, VP सिंह का दौर, मंडल पॉलिटिक्स, उनको लगता है कि हम फिर मंडल पॉलिटिक्स की ओर देश को ले जाएं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी का OBC में जो प्रभाव है, आज नरेंद्र मोदी के पूरे देश में एक OBC लीडर के नाते भी उनकी एक पहचान है। तो और आज सबसे ज़्यादा MLA, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग OBC के अंदर
बीजेपी की है, आज वो चाह कर भी मंडल पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। दे विल ट्राई देयर बेस्ट in the coming days in Bihar or Eastern UP and other states, they would try to play this mandal card again, but you can't play the same card again and again. और बीजेपी जो है, मैं कहता हूँ कि बीजेपी के पास आज मंडल भी है और कमंडल भी है। In those days, in earlier days, कमंडल was with BJP and mandal was with these regional parties. Do you want to elaborate that? How do you have Kamandal also? Now, कमंडल means जो हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि, Yeah. तो कहने मतलब जो नेशनलिज्म का जो कार्ड है वो बीजेपी, इसलिए आज बीजेपी, एक समय था कि बीजेपी की जो पहचान थी वो अपर कास्ट, अर्बन क्लास, ब्राह्मण बनिया पार्टी, बट नाउ दैट इमेज इज नॉट देयर। तो बीजेपी इसलिए ये अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार ये मंडल कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनके ट्रैप में नहीं आने वाली है। और बीजेपी जो भी, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास बैकवर्ड का जो सपोर्ट बीजेपी के पास है, आज रीजनल पार्टी से ज़्यादा बड़ा सपोर्ट आज हम लोगों के पास है। जिस वजह से, और आप लोग बहुत ज़्यादा उस पे आप लोगों ने काम भी किया है कि जो स्कीम्स है वगैरह। तो सर, अगर इस पूरे सर्वे में बिहार में अगर ये पता चले, क्योंकि एक आजकल में इट वुड बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच टेल्स अस कि बिहार में सर्विस क्या है, क्या कास्ट कॉम्पोजिशन है, तो अगर पता चले कि अगर मेजॉरिटी 27% से बहुत ज़्यादा ओबीसी पॉपुलेशन हो, करीब 50% हो, तो क्या भाजपा सपोर्ट करेगी कि कोटास बढ़ाए जाए? देखिए, अभी कर्नाटका में आपने देखा जो बुम्बई की सरकार थी उसने कोटा इंक्रीज किया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने कोटा इंक्रीज किया, हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इसलिए देखिए, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इंदिरा शावनी केस में कि रिजर्वेशन कांट बी मोर देन 50%, बट इन मैनी ऑफ द स्टेट्स इन दिस कंट्री इट इज़ एक्सीडेड 50%। तो वैसे, और अभी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने भी कोटा बढ़ाकर 60-70% किया है। तो ये कोई 50% जो है, ये कोई ऐसी रेखा नहीं है कि यू कांट एक्सीड 50%, लेकिन समय आएगा तो विचार किया जाएगा। लेकिन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो बढ़ाने का काम किया है। अगर बिहार में भी कोई इस प्रकार की डिमांड उठेगी, हम जरूर विचार करेंगे, और क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने पर हम क्यों नहीं विचार करेंगे। अभी जैसे बिहार के अंदर पंचायत इलेक्शंस में इन अर्बन लोकल बॉडीज देयर इज 20% ओबीसी ईबीसी रिजर्वेशन, देयर इज नो ओबीसी, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, and 16% is SC reservation, 1% is ST reservation. Still 13% remains there, which can be given to the EBC or other communities. तो अगर कल इस प्रकार की कोई बात आएगी तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि भी जो अभी तो 50% का भी लिमिट हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया है, तो समय आने पर उसका भी विचार करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस तरह के प्रपोजल का साथ नहीं देगी, ऐसा नहीं है। अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम विचार करेंगे, तो हो सकता है इंक्रीज करने के बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। जो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट सर, बट डजंट इट, आई नो दैट यू आर सेइंग कि हम लोग अब बस बनिया ब्राह्मण पार्टी नहीं है, लेकिन वो आपकी कोर मतलब वोटर्स जो है, जब 1980 में भाजपा शुरू हुई थी, उसके पहले संघ, तो देखा जाए तो फिर अपर कास्ट एंड द ट्रेडिंग कम्युनिटी, दैट इज़ योर कोर वोट बैंक। यू डोंट थिंक कि, एंड आप लोगों ने one of the key decisions जो कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया was to give 10% reservation to the economically backward, जो कि बहुत सारे दलित groups and other people criticized and said you can't give them quotas on economy because this is on a caste thing. It's a very old discrimination, उनको देना चाहिए। BJP has acknowledged that they are an upper caste party with that 10% economic reservation. So you don't feel that core voters will be upset अगर आप OBC reservation या फिर दलित reservation as a whole बढ़ा दें? नहीं, ये this is not correct that upper caste and the Baniya are the core voter of BJP. Now that core is changed. Yeah. Now that core is enlarged. Now it comprises of all the OBCs, EBCs, Dalits, all the backwards upper caste also. And see, Congress ruled this country for 50 years and they were having alliance of Brahmins, Muslims and the Dalits.
तो ब्राह्मण्स और दलित जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था, उनको साथ में लेकर चले 50 साल जो है। तो इसलिए ये सारा इश्यूज नहीं है। द अपर कास्ट इज ऑल्सो रिकॉन्साइल्ड दैट द रिजर्वेशन इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, द रिजर्वेशन इज गोइंग टू स्टे। सो द एरा ऑफ 80s when Mandal Commission was implemented, there was a lot of protest, noise against the reservation. Now when the reservation is being implemented, nobody cares about the reservation because they also know that the government jobs are very limited. The jobs are very limited, the government jobs. तो अब जो अपर कास्ट है वो भी रिकॉन्साइल कर चुके हैं, इसलिए अब जब कोई भी इस तरह के रिजर्वेशन की बात आती है बढ़ा भी दे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी सर? प्रॉब्लम नहीं होती है। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ? छत्तीसगढ़ ने अभी किया है बिल्कुल, और बीजेपी ने सपोर्ट किया उसको जो है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं कर सकती अगर आरक्षण का कोटा किसी राज्य में बढ़ाया जाता है, आइदर इट इज़ बाई बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर पार्टी। नो पार्टी कैन डेयर टू अपोज इंक्रीज ऑफ रिजर्वेशन कोटा। बट बीच बीच में सर संघ के जो रिमार्क्स आते हैं कभी कभी, वो एक शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है फॉर SC ST वो केवल 10 साल के लिए होगा, लेकिन कभी भी संघ ने ये नहीं कहा है। क्योंकि सर 2015 आपको याद होगा, आपकी सरकार थी तब। नहीं, वो उसका मिस इंटरप्रिटेशन जो है, मोहन भागवत जी का, मोहन भागवत जी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया था, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये प्रचार किया गया। और संघ के लोगों से भी हम लोग की लगातार बातचीत होती रहती है, वो भी पूरी तरह से रिजर्वेशन के पक्ष में है। और दत्तात्रेय होशामले जी का तो बयान आया है कि जब तक सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है तब तक रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अगर ऑपोजिशन, क्योंकि मैं दोनों पार्टीज़ के लोगों से बात करती रहती हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है सर 2024 इन द रन अप टू दैट, वन ऑफ द की थिंग्स, बिकॉज खरगे जी ने तो बोला है, लेकिन and they have a Dalit president, Congress president. But राहुल गांधी के लोग भी अगर वो कई सारे स्टेटमेंट्स जो कर्नाटका में भी उन्होंने कहा, आई थिंक what they might make one of their main agendas is this quota issue to increase reservation as a promise ahead of 2024. Do you think that could be an advantage they have over the BJP, especially because they're doing this in Bihar, where they're in coalition over there? Do you think then that might be a clever strategy? देखिए, कांग्रेस के साथ कभी भी OBC वोटर नहीं रहे। इसकी क्या वजह है सर? इसका कारण ये था कि ड्यूरिंग मंडल कमीशन, बिकॉज सी इफ यू गो इन द बैकग्राउंड, काका कालेलकर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर आई थिंक 1953-54। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमीशन था। उसकी रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 77 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन BP मंडल कमीशन, उसकी रिपोर्ट को 10 साल तक कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज में डालकर रखा। दैट रिपोर्ट, सो नाइदर दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ न्यू कमीशन नॉर दे इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशंस रिपोर्ट। इट वाज ओनली इन द 1989 व्हेन VP सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर दैट रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। और उसका भी पार्लियामेंट के अंदर राजीव गांधी की स्पीच है जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। तो जो उनको लगता था कांग्रेस को कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मिलाकर हम इस कंट्री पर राज कर पाएंगे, और जो OBC वोटर था वो सोशलिस्ट मूवमेंट का, डॉक्टर लोहिया एंड अदर, उनका वो वोट बैंक के नाते काम कर रहा था। तो इसलिए कांग्रेस जो है, तो जो OBC वोटर है वो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वर नेवर विद कांग्रेस। और अब तो कांग्रेस चाह कर भी OBC वोट को अपनी तरफ नहीं ला सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो BJP के साथ आ चुका है। इसलिए केवल प्रॉमिस कर देने से क्या होता है। पंजाब के अंदर चरणजीत चन्नी को उन्होंने कहा कि ट्रम्प कार्ड है, दलित चीफ मिनिस्टर। वेयर इज चरणजीत सिंह चन्नी? नोबडी नोज, ही इज इन कनाडा और वट एवर इज डूइंग। तो केवल आप एक सिंबॉलिक कोई एक अनाउंसमेंट कर देंगे तो वो लोगों के गले नहीं उतरता, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। I want to change track a little bit now, and since you're not just a BJP politician, you're a senior politician, and so as a political observer, I want to ask you, what do you make of Rahul Gandhi's evolution? देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन देखिए अभी भी
इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे जो आया, सी द गैप बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी. I think he scored 16% and Narendra Modi was more than 60%. So there is a big gap between राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी. और कोई भी रीजनल लीडर जो है वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. जिस तरह के इश्यूज रेज करते हैं, न सारे मोदी चोर हैं, सरनेम वाला इशू, या फिर अडानी पर उन्होंने एक पूरा सेशन जो था पार्लियामेंट का वो वॉश आउट हो गया. अडानी. नाउ वेयर इज अडानी? नोबडी स्पीक्स अबाउट अडानी. राहुल गांधी को लगता है कि नरेंद्र मोदी पर एक करप्ट पॉलिटिशियन की इमेज हम उनके बनाने का प्रयास करें. द पॉलिटिशियन हु फेवर्स द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज. राइट. इसलिए वो उनके हर स्पीच के अंदर इस बात को मेंशन करने का प्रयास करते हैं. लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी गरीबों के, उनकी जो इमेज आज देश के अंदर, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है. तो इसलिए आप नरेंद्र मोदी पर और कोई आरोप लगाते हैं, लेकिन वो करप्ट हैं, ही इज़ इन फेवर ऑफ द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, ये सब आरोप कभी भी उन पर स्टिक नहीं कर सकता है. क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया गरीबों के बीच में, और वो इतने वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, डाउन टू अर्थ आदमी हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से, और वो गरीबी से खुद निकल कर यहाँ तक पहुँचे, वो किसी की कृपा से नहीं पहुँचे. इसलिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है. और बीजेपी तो चाहेगी कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते हैं. कौन पॉलिटिशियन इस बार खरगे ने बोल दिया है कि कांग्रेस तो दावेदार ही नहीं है पीएम पोस्ट पर. नीतीश कुमार कहते हैं मैं भी दावेदार नहीं हूँ, ममता बनर्जी कहते हैं मैं भी दावेदार नहीं हूँ. तो आप कह रहे हैं यू आर सेइंग व्हेन पीपल सिर्फ दावेदार नहीं है, एक्चुअली वो कहना चाहते हैं आई एम द. अभी 2 दिन पहले हाँ, जो कांग्रेस ने मुंबई बैठक के पहले जो इंस्टाग्राम पर पोस्टर रिलीज किया जी, वो पोस्टर आपने देखा होगा जी. राहुल गांधी एकदम आगे हैं, बगल में सोनिया गांधी एंड खड़गे साहब, एंड अरविंद केजरीवाल इज नॉट देयर इन द पोस्टर. तो हर पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेगी ना कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने कि ना बने, लेकिन दावेदारी करे. तो व्हाई नॉट कांग्रेस वुड लाइक दैट राहुल गांधी शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. अभी बात अलग है कि अलायंस के बाकी जो पार्टनर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सेप्ट करेगा. तो मुझे तो लगता है कि ये अलायंस जो है बिना किसी फेस के स्टेट्स में जाएगा, और हर स्टेट में कहेगा कि, बंगाल में कहेगा कि ममता बनर्जी पीएम बनेगी, ताकि बंगाली वोटर्स को हम नेशनल प्राइड की हमारे स्टेट का. बिहार में कहेंगे नीतीश कुमार इनकार करेंगे, बट ऑल हिज सपोर्टर्स लीडर्स दे विल से देश का नेता कैसा हो और नीतीश कुमार जैसा हो. तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नाम तय कर पाएंगे. इनके लिए मुश्किल काम है, ये करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं पाएंगे. सर, वो स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी उनके लिए? नहीं, उनके लिए, हमारे लिए तो देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो, वो अगर वो नहीं तय करते तो भी हमारे लिए अच्छी बात है. हम कहेंगे कि दे आर नॉट एबल टू, कि वो एक नाम ही नहीं तय कर पा रहे हैं कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, और कल गलती से बहुमत आ गया तो इतनी लड़ाई होगी प्रधानमंत्री बनने के लिए. तो देखिए, स्टेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा रहेगा. बस सुजीत जी, आप एक बात तो मानेंगे, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ फेयर पर्सन एंड यू नो वेरी वाइज कमेंटेटर, कि उस साइड अगर हाँ यहाँ पे एनडीए का न्यूमेरिकली देखें तो 28 है इंडिया अलायंस के साथ, और आप लोगों के पास 38 और 39 आई थिंक इज़ द एनडीए अलायंस पार्टनर्स. लेकिन बड़े पार्टीज माने जाने माने लोग जो हैं और कई सारे ऑपोजिशन की तरफ है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलाइज है जो लोग पहचानते भी नहीं है. हम लोग पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, हम भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं है. ये तो आप मानेंगे कि पल्ला उनका भारी है. कैसे पल्ला भारी उनका? देखिए, उनको 4 ही राज्य जहाँ पर अलायंस क्रूशियल है. इन बिहार ऑलरेडी देयर इज अलायंस, राइट. तमिलनाडु में अलायंस है, राइट. कर्नाटका में अलायंस है, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में स्ट्रेट फाइट, डायरेक्ट स्टेट फाइट है. इश्यूज कहाँ पर है? बंगाल, पंजाब, दिल्ली एंड केरला. दीज आर ओनली द 4 स्टेट्स. क्या केरला के अंदर कांग्रेस और सीपीएम के बीच कोई अलायंस हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्या बंगाल के अंदर
ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस में कोई अलायंस हो सकता है? अभी 5 सितंबर को बाई इलेक्शन हो रहा है बंगाल के अंदर, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ रही है और ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब में क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कोई अलायंस हो सकता है? इन 4 स्टेट्स को छोड़ दीजिए बात आप, तो बाकी सब जगह तो ऑलरेडी अलायंस है। महाराष्ट्र में इज अलायंस इज देयर। बट हमने कभी सोचा भी नहीं था सर कि कांग्रेस आके आपके फायदे वाले लॉ में वो वोट करेंगे उनके साथ, लेकिन वो हो गया। तो क्या मालूम, मान लीजिए कि अगर करते भी हैं, हाँ फिर देखिए उससे ये केवल नेताओं के हाथ मिलाने से जनता हाथ नहीं मिलाती। सही बात। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 लोग मिल गए तो आपके सारे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। लोग ये देखेंगे कि कौन है जो देश को लीड कर सकता है, लोगों का भरोसा किस पर है, किसने 10 साल अच्छा काम किया। इश्यूज ये रहने वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि एक समय में एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, 6 महीने की सरकार, 8 महीने की सरकार, लोगों ने दौर देखा है। इसलिए लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं और लोगों ने उसको देखा है। इसलिए लोग इस तरह के अगर ये अलायंस कर भी लेते, मान लीजिए कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस के इश्यूज अलग हैं और विधानसभा के इश्यूज अलग हैं। पिछले बार आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव हार गई और 4 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शंस हुए, बीजेपी स्वीप कर गई। तो वोटर बहुत जागरूक है, उसको ये मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना और लोकसभा में किसको वोट देना। तो इसलिए भारत के जो वोटर्स हैं उन पर भरोसा रखिए। इसलिए लाख अगर ये अलायंस कर भी ले, और वो नहीं करेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो जमीन है वो कांग्रेस पर डिपेंड करती है। कांग्रेस कमजोर होगी तब अरविंद केजरीवाल ताकतवर होंगे। और अरविंद केजरीवाल 2024 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को वीकेंड करना। नहीं तो कल ही उनके प्रवक्ता का बयान आया कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए, उनके 2 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं उनके फॉलोअर्स चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने। इसलिए देखिए इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, और इससे देश का इतिहास रहा है 70 साल का कि ग्रैंड अलायंस बना 1991 के अंदर, फेल कर गया। केवल 77 में, और वो भी जनता, बीजेपी, कांग्रेस हो, लोकदल मर्ज कर गई, इमरजेंसी का बैकग्राउंड था, तब जाकर कांग्रेस को डिसलॉज कर पाए। बट ये आप कह रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2019 में अगर ये होता कि ये अलायंस आती, तब लोगों को लगता कि मोदी सरकार 5 साल थी, it's stable, we'll vote for it. Would you agree, sir, that economic conditions are such, इस समय इन्फ्लेशन, ये टमाटर वाला जो प्राइस है, लोग चुनाव में जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स। मैं आपके भाजपा के किसी मंत्री जी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे या व्हाट इज़ वरिंग अस इज जॉब लॉसेस इज़ अ प्रॉब्लम, job generation we've not been able to do so much, and inflation is a problem. So do you think the timing of it and perception बहुत बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स में, कि इस समय एक अल्टरनेटिव का लोग सोच सकते हैं जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली उनको बुरा लग रहा है? मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी 10 साल थे और उनकी आपने कहा लोकप्रियता बिल्कुल है, लेकिन बिकॉज पीपल आर वर्स ऑफ, एंड एक तरीके से भाजपा सरकार का भी यही मानना है, विच इज़ वाई उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के दाम। तो उस इकोनॉमिक रीजंस के वजह लोग अल्टरनेटिव ढूंढे, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। देखिए 2014 के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन की क्या स्थिति थी, और ये जो वेजिटेबल्स, टमाटर, ओनियन, सर दैट इज द रीजन यूपीए गॉट वोटेड आउट। है ना, लेकिन इससे देखिए ये बहुत एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। ये लास्ट फेज में मनमोहन सिंह पूरी तरह से एकदम डमी प्राइम मिनिस्टर हो गए थे जो है, तो ये एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। अभी टमाटर की क्राइसिस आई, देखिए वेजिटेबल, ओनियन, वेजिटेबल, टमाटर, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, और आप देखेंगे 1 महीने के भीतर वो प्राइस राइज का इशू ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक डीजल, पेट्रोल और बाकी का है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, और मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि यूके, अमेरिका, सब जगह 40 ईयर्स में जितना इन्फ्लेशन नहीं था, उससे बड़ा इन्फ्लेशन आज अमेरिका और यूके, दुनिया के बाकी देशों को गुजरना पड़ा है।
और भारत सरकार ने जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया है, अभी आप देखेंगे राइस, वीट, पल्सेस, तो इतनी प्रोएक्टिव है ये सरकार कि आप आगे आने वाले देखेंगे एडिबल ऑयल, पल्सेस और इन राइस और वीट का दाम न बढ़े, इसके लिए पूरी तरह से सरकार लगी है। क्योंकि बारिश भी कम हुई है ना। नहीं, बारिश वगैरह कम हुई है, लेकिन अभी सितंबर में हो सकता है कि कॉम्पनसेट हो जाए, लेकिन वो इशू नहीं रहेगा। चुनाव आते हैं तब देखेंगे कि प्राइस अभी 7.44 जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इंडेक्स था, तो अगले महीनों के अंदर आप देखेंगे काफ़ी वो नीचे आएगा। तो इसलिए मैं महंगाई, ऐसे तो हर चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहता है। अब मैंने तो 8-10 चुनाव देखा होगा अभी तक, हर चुनाव का एक मुद्दा हर सर्वे में बिल्कुल। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, दीज आर इश्यूज। लेकिन लोग केवल उसी पर वोट नहीं करते। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, तब वो इशू बन सकता है। अदरवाइज हर चुनाव के इश्यूज रहेंगे, लेकिन वोटर इन्हीं 2-3 इश्यूज पर केवल डिसीजन नहीं लेता है। बास्केट ऑफ इश्यूज हैं जिस पर वो बैठकर कोई निर्णय करता है। जो हमारे सुनने वाले हैं उनको, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं, कि यू वर ऑलवेज कंसिडर्ड सर टू बी द glue in the BJP JDU alliance in Bihar, and all political observers talked about the fact that you were very close to Nitish Kumar. Now Nitish Kumar now comments and says कि शायद you have to do well in your party and that's why you attack him much more. So do you want to give us an insight into him? नहीं, देखिए, हम लोग जहाँ भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। जब नीतीश जी के साथ थे, अलायंस चले, इसके लिए ईमानदारी से मैंने काम किया, और जिस दिन अलायंस ब्रेक किया 24 घंटा भी नहीं लगा, और जिस ईमानदारी से उन पर अटैक किया है और कर रहे हैं, उसमें पार्टी का लाइन था कि साथ देना, इसलिए हम लोगों ने साथ दिया। आज पार्टी से कोई व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं है। व्यक्तिगत रिश्ता तो लालू प्रसाद से भी है। ही वॉज माई प्रेसिडेंट, आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, तो आई वर्क विद लालू यादव, नीतीश, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन वो एक अलग पार्टी में है और साथ में थे, इसलिए अलायंस को बढ़िया से चलाया हम लोगों ने। बिहार के अंदर 13 साल सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, जिसमें मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। तो नीतीश जी को पूरा सपोर्ट करना ताकि डिलीवर हो, काम हो जनता का, और अलायंस ठीक से चले। तो इसलिए कोई व्यक्तिगत मित्रता का विषय नहीं है। सवाल है कि आज पार्टी ने डिसाइड किया विरोध करने का, तो 24 घंटे के भीतर हम लोग सड़क पर आ गए। स्टेटमेंट्स देना, बोलना, उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। But क्या ये भी एक्चुअली a little off that, बट क्या ये भी एक पॉलिटिक्स कैसे बदल रहा है उसका एक साइन है कि पहले हम लोग देखते थे ऑपोजिशन के नेता, मतलब अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन वो उनके घर में आना जाना था, लंच, या वो एक साथ पार्लियामेंट में सब जानते हैं कि अरुण जी के यहाँ पे कांग्रेस के कई लोग, वो लोग कई बार एक साथ सारे पार्टी के लोग बैठ के लंच वगैरह खाते थे। वो पिछले आई थिंक 9-10 साल में ये जो न्यू NDA 2 का ये है वो बहुत कम हो गया है, MPs कहते हैं। नहीं, एनडीए से इसका संबंध नहीं है। ये डिपेंड करता है आदमी लोगों पर। अब अरुण जेटली का जो टेम्परामेंट था, नेचर था, वो तो 3 ही साल 4 साल पहले गए हैं। ही वॉज इन एनडीए, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ एनडीए। ये डिपेंड करता आदमी के नेचर पर जो है। कुछ लोग हैं, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ कि सभी पार्टी के लोगों से उनके बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, गपशप करना, उठना बैठना सेंट्रल हॉल में। कुछ लोग हैं जिनका वो बहुत दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी के नेचर, टेम्परामेंट पर। तो सर अभी है कोई, मतलब जैसे खड़गे जी हैं LOP, आप भी राज्यसभा में हैं, वो भी है, तो ऐसा कोई आप कहेंगे कि उनकी बातचीत होती है आउटसाइड द हाउस मंत्रियों की वगैरह? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस सर्किल में नहीं हूँ, इससे मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है। आपको ये पार्लियामेंट की अगर बात करें तो एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो गई है कि वुड यू एक्सेप्ट कि लोग ये सस्पेंशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं? ऑपोजिशन का कहना है कि देयर इज़ लेस टॉलरेंस इन द हाउस एंड वी हैव सीन सो मेनी ऑपोजिशन लीडर्स गेट सस्पेंडेड। राघव चड्ढा, संजय सिंह तो पहले ही हो गए थे, अभी अधीर चौधरी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा, उनको भी कर दिया था, फिर इमीडिएटली वापस ले लिया। लेकिन थोड़ा सा
जीरो टॉलरेंस हो गया, ये क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह से डिस्टर्ब कर रही है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, एक सेशन पूरा अडानी मुद्दे पर चला गया, लास्ट सेशन पूरा का पूरा मणिपुर पे चला गया। भाई, वाई आर इंसिस्टिंग दैट पीएम शुड आंसर रिगार्डिंग मणिपुर? भाई, जो वो डिपार्टमेंट एचएम का है, अगर या लोकसभा में आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, आप दोनों काम कर सकते थे। मणिपुर पर भी डिबेट कराए, एक्सेप्ट कर लेते, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाते आप। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सब्जेक्ट पर नहीं होता है। इट इज़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द इंटायर गैमेट ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो मैं अगर ओपोजिशन में होता, मान लीजिए, तो मैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं, मणिपुर पर ठीक है 2 दिन 3 दिन हम इंसिस्ट किया, लेकिन मणिपुर पर अलग से डिबेट जो है, और लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि वोटिंग उस पर होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर, और जिस 267 के बारे में इंसिस्ट कर रहे थे कोई इसका लॉजिक नहीं था। तो इसलिए डिबेट अगर होती मणिपुर पर, आपको भी बोलने का मौका मिलता, सरकार जवाब देती, और होम मिनिस्टर का वो पोर्टफोलियो उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन आप ये कहेंगे कि पीएम ही जवाब दें, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। आपने पूरा एक सेशन वॉश आउट कर दिया जो है। तो इसलिए जो अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी रही, और हंगामे में बिल तो पास होते चले गए, तो आपको फ़ायदा क्या मिला? आप इतना डिबेट ना करा पाए, ना किसी बिल पर डिस्कशन हुआ। आखिर गवर्नमेंट तो अपना बिजनेस करेगी जो है। तो जो अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है बहुत इमैच्योर्ड स्ट्रेटजी। हम लोग भी 30 साल 35 साल तक स्टेट्स के अंदर काम किया हम लोगों ने। कभी इस तरह से पूरे 15 दिन 20 दिन तक किसी एक इशू पर कभी असेंबली को डिस्टर्ब नहीं करते थे। 1 दिन किया, 2 दिन किया, एक सेशन किया, फिर डिबेट एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन है ऑपोजिशन के अंदर। इसलिए आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस मैंने एक दूसरे को से आगे बढ़कर को दिखाना कि हम ज़्यादा एंटी नरेंद्र मोदी हैं, इस चक्कर में उन लोगों ने पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स को और डिस्टर्ब कर पर दिया। सुशील जी, आपको नहीं लगता है कि दिस वाज सच अ सीरियस इशू दैट इट were they so wrong in demanding that the PM speak on Why- CSR? Because why you're we've demanding? never seen these kind of pictures. वाई आर डिमांडिंग? वी आर डिमांडिंग इफ भी नियम क्या है? भी आपने एक बार 2 बार डिमांड किया, भी एचएम भी तो जवाब दे सकते थे। तो इस पर डिबेट न हो और मणिपुर पर बीजेपी को हम डॉक में खड़े रखें, इसके लिए वो बार पीएम का नाम ले रहे हैं। तो ये तो आप भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या है, प्रोसेस क्या है कि जिस डिपार्टमेंट पर डिबेट होगी उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर है, That's true. वो उसका रिप्लाई देगा। जो एचएम 3 दिन वहाँ जाकर रहे मणिपुर के बारे में, और जो उनके स्टेट फाइनेंस स्टेट उनका speech भी बहुत मिनिस्टर detailed जो था। है, और उन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दिया तो पूरा डिटेल जो It was है, a detailed तो speech. आपने तो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। आप एक अपॉर्चुनिटी आपने आप लूज कर गए मणिपुर पर डिबेट का। But Sushil ji, some people would argue that it was a very, I mean, we at least heard the PM speak about Manipur, and you know, it's an extraordinary situation which needed extraordinary measures. You don't agree with that, नो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन आप which is why they were insisting on PM, व्हाई यू आर इंसिस्टिंग, यू वांट आंसर? because it's an extraordinary situation. सी, इसके पहले भी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी But हैं। इस तरीके तो हमने नहीं, नहीं इससे भी बड़ी घटनाएं घटी हैं। एचएम ने डिटेल घटनाओं का जिक्र किया, कहाँ प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिप्लाई किया? तो इसलिए ऐसा गृह मंत्री ने भी किया, राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया। अभी मुझे याद नहीं, उस दिन अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच में बताया इसके पहले मिजोरम में क्या हुआ, बाकी में क्या हुआ, और डिबेट का रिप्लाई किसने दिया। इसलिए डिबेट का कौन रिप्लाई करेगा? इट इज़ नॉट दैट एनी जूनियर मिनिस्टर इज गोइंग टू रिप्लाई, इट इज़ द होम मिनिस्टर। तो इसलिए आप जब डिबेट नहीं चाहते हैं तो एक राइडर लगा देते हैं ऐसा कि पीएम जवाब देंगे तभी मैं डिबेट में भाग लेंगे। ये कोई इश्यू है क्या? तो दिस शोज देयर चाइल्डिशनेस एंड इट इज़ नॉट सर्व देयर पर्पज ऑल्सो। Sushil Modi ji, I wanted to ask you, you are head of the law committee, and all the big talk and big agenda ahead of the law committee was the UCC. You know, there was one hearing about and all. Is Uniform Civil Code, which is the Bharatiya Janata Party's only one of the key promises that the party is one of the founding foundations of the party,
and the only one which has not been delivered till now. Is that looking very, very, it's something that's evident right now and, is imminent, I beg your pardon, soon? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। कि अब क्या कि ये जो भाजपा का जो प्रॉमिस है यूसीसी का, ये लग रहा है कि ये कुछ ही दिनों में, अब बस समय की बात है कि भाजपा विल ये मैं नहीं डिलीवर कह ऑन इट? सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट कब क्या डिसाइड करती है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिबेट तो एक शुरू हो गई है। एक डिबेट शुरू हो गई। लॉ कमीशन के पास 70 लाख से ज़्यादा सुझाव आए हैं, प्रस्ताव आए हैं, उन पर वो वर्कआउट करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डिबेट तो शुरू हो गई इस पर। और देखिए, आज न कल बीजेपी की सरकार इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेगी। करेगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा या अगली सरकार में होगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो इट इज़ फॉर द पीएम एंड द गवर्नमेंट टू डिसाइड। लेकिन एक डिबेट प्रारंभ हो गई है और मैं देख रहा हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशू पर जो बीजेपी के विरोधी भी लोग हैं, वो भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट के साथ है। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब पॉलीगेमी का कौन सपोर्ट कर सकता है? आज के समय में कोई पॉलीगेमी का, डाइवोर्स के लिए कॉमन ये बाईलॉज बनना चाहिए डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स का मेंटेनेंस की बात है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के प्रति जिसमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। और जब दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, तो देश के अंदर एक कुछ मुल्ला मौलवियों के चक्कर के अंदर अगर इसका विरोध होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है। और आज न कल ये जरूर इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। So that would basically, the whole thing about our constitution, one of the principles is कि celebrating diversity. So you don't think that robs? दिस इज नॉट सेलिब्रेटिंग, बट महिलाओं के साथ भेदभाव हो, That is one aspect. नहीं, There are so many other aspects as well. दिस इज द मेन एस्पेक्ट। भाई डाइवर्सिटी तो है इस देश के अंदर, कहाँ डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की बात हो रही है? भाई कस्टम इज़ वन थिंग, रिचुअल इज़ वन थिंग, सो नोबडी इज़ गोइंग टू टच योर कस्टम्स और रिचुअल्स। शादी करने का तरीका क्या होगा, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पुरुष की एक ही पत्नी होगी, इस पर तो सहमति होनी चाहिए ना। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि, और देखिए मैं ये भी बता दूं कि एक समय में हिंदूज़ में भी पोलीगेमी था। जब हिंदू कोड बिल जब आया तो उसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि उस समय हिंदू समाज में भी और पोलीगेमी बहुत प्रचलित थी जो है। इसलिए मैं कहा कि एक समय बदल रहा है, इसलिए डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं के साथ आप भेदभाव करें। अगर उनको ये डाइवोर्स का मेंटेनेंस मिलना चाहिए, इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? एज बराबर, एज लड़कियों की एज और लड़कों की एज हर रिलीजन के लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो इस्लाम को मानने वाले वहाँ 15 साल में लड़की की शादी हो सकती है और हिंदुओं के अंदर, बाकी क्रिश्चियंस के अंदर इट विल बी 18? ऐसा क्यों जो है? तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर कि जो बीजेपी के विरोध में भी जो लोग रहने वाले लोग हैं, उनको भी खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं है। बट आपने खुद कहा है कि ट्राइब्स जो है उनको एक्सेप्शन दिया जाए, मैंने ये किस वजह से? हाँ, कि देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की स्थिति अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में 371 नागालैंड और मिजोरम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि उनके मैरिज, उनके जो लॉज हैं, उनके जो फैमिली लॉज हैं, उनके बारे में पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती भी है, तो जब तक वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई नहीं करती है, तब तक वो वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, देश के बाकी हिस्सों में भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो हजारों वर्षों से मेन स्ट्रीम से अलग रहे हैं। उनका अपना अलग कल्चर रहा है, उनके अलग ट्रेडिशंस रहे हैं, क्लैन हैं, ट्राइब्स हैं। मेघालय में आप जाइए तो एक ही जिले के अंदर इतने जो हैं, तो उसको टच नहीं करना चाहिए और हमको ट्राइबल्स को भी और कुछ वर्षों के लिए छोड़ देना चाहिए, जब तक कि वैसी स्थिति नहीं बनती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, नागालैंड मिजोरम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, शेड्यूल 5 एरिया एंड शेड्यूल 6, उसके अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी हुई है। इसलिए जो ट्राइबल एरिया है
उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखना चाहिए, उनको एग्जम्प्ट करना चाहिए। इस पे लेकिन आप लोगों को पॉलिटिकल से मतलब सपोर्ट मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी ना, क्योंकि जगन रेड्डी जब प्रधानमंत्री से मिलने आए थे तो अपेरेंटली उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि इस बिल पे हम लोग आपके लिए वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बाकी क्या होता है, लेकिन बीजेपी के पास इतनी मेजॉरिटी है कि जब भी बीजेपी तय करेगी हम इसको लोकसभा से तो पारित करा ही लेंगे, राज्यसभा से भी इसको पारित कराएंगे। सुशील जी, आपका फाइनल क्वेश्चन, आप क्या कहेंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट विल प्ले आउट ऑन पीपल्स माइंड इन 2024 इलेक्शंस? नरेंद्र मोदी। देखिए एक ही इशू रहने वाला है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एंड yesterday I was reading an interview of Ruchir Sharma. Yes. He said that it will be नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से काम किया है, गवर्नेंस उनकी जो सबसे बड़ी जो यूएसपी है, दैट इज गवर्नेंस। हर इशू को हेड ऑन उसको फेस करना, चाहे वो कोरोना हो, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, और ईमानदार हैं और प्रयास कर रहे हैं चीज़ों का समाधान करने के लिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा अगले चुनाव के अंदर। मुझे नहीं लगता कोई अलायंस बन जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नरेंद्र मोदी को यानी तीसरी बार बनने से रोक पाएगा, सर मुझे तो 0.1% भी कहीं से दूर दूर तक नहीं लगता। और क्या नंबर होगा सर आपका? नहीं, मैं नंबर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नंबर के बारे में कहना बहुत कठिन काम है, लेकिन ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ओके, नंबर मत बोलिए, 303 से घटेगा? नहीं, देखिए मैं कोई नंबर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड बीजेपी विल हैव इट्स ओन मेजॉरिटी, मैं इतना ही कहूँगा। Thank you so much, sir. Thank you for speaking to Hindustan Times and First Voice Last Word.